सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से क्लास 12th के सब्जेक्ट जीव विज्ञान का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक पादपों में खनिज पोषण से है। ये टॉपिक इस पाठ का सेकंड भाग है। चैप्टर नंबर 8 जो कि जीव विज्ञान का है, पादपों में खनिज पोषण, इसका दूसरा भाग। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़ा था और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने पार्ट फर्स्ट अर्थात इससे पहले गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए वीडियोज में हमने डिस्कस किया था कि पोषण क्या होता है और पोषण के आधार पर जीवों को कितने भागों में विभक्त किया गया। पादपों में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो उसका हम निर्धारण कैसे करें, हम कैसे पता लगाएं कि पादपों में इन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इनका एक पर्टिकुलर कार्य होता है। तो पादपों में पोषण की आवश्यकता की 3 मेथड के बारे में हमने डिस्कस किया था। पादप भस्म विश्लेषण, बालू संवर्धन और जल संवर्धन प्रयोग के आधार पर। इसमें से पादप भस्म विश्लेषण और बालू संवर्धन को हमने विस्तार से डिस्कस कर लिया था। आज हम इस क्लास के माध्यम से जल संवर्धन और पादपों में पोषक तत्व जो उपस्थित होते हैं, जिनकी आवश्यकता होती है, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। पादप भस्म विश्लेषण के माध्यम से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि पादपों में कौन कौन से अकार्बनिक और कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं। तो मुख्य रूप से अकार्बनिक तत्वों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बालू संवर्धन प्रयोग के माध्यम से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रकार के पोषक तत्व जो पादपों के लिए आवश्यक होते हैं, उनकी कमी से पादपों में कौन से रोग होते हैं और उनके क्या कार्य होता है। तो इसके लिए बालू संवर्धन प्रयोग किए जाते हैं। बालू संवर्धन में चूंकि निर्जम बालू प्रयोग की जाती है, खनिज पोषक रहित बालू का उपयोग किया जाता है, तो तापांतर अधिक होने के कारण बालू की सहायता से प्रयोग थोड़े से टफ हो जाते हैं। रेत का भार अधिक होने के कारण गमलों में हम भरते हैं, तो गमलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने में भी बहुत अधिक लेबर की आवश्यकता होती है। इसलिए इस बालू के स्थान पर वर्मिकुलाइट प्रयोग किया जाता है। वर्मिकुलाइट क्यों प्रयोग किया जाता है, इसका महत्व क्या है, ये हमने इसके पहले के वीडियो में डिस्कस कर रखा है। और वर्मिकुलाइट का उपयोग जब करेंगे तब हम उस प्रकार के कल्चर को वर्मिकुलोपोनिक्स कहते हैं। 2 एनालिसिस हैं या एक्सपेरिमेंट हैं, हम भाग फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ें जल संवर्धन प्रयोग या जल संवर्धन प्रयोग। इसको हाइड्रोपोनिक्स भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? हाइड्रोपोनिक्स प्रोसेस। इन प्रयोगों में बालू के संवर्धन के अनुसार प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें बालू या क्वार्ट्स, प्लास्टिक चिप्स या वर्मिकुलाइट का उपयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके स्थान पर पादप को पोषक विलयन में रखा जाता है। यानी इसकी पादप की जड़ें होती है वो किस में रहती हैं? पोषक विलयन के अंतर्गत स्थिर होती है। क्योंकि इसमें बालू का अथवा ठोस पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल पोषक विलयन लिक्विड अवस्था होता है, उसको उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको नाम देते हैं जल संवर्धन प्रयोग। अब ये प्रोसेस करेंगे कैसे? हमने पहले डिस्कस किया था कि 2 प्रकार के विलयन प्रयोग में लिया जाता है। एक तो लिया जाता है पोषक विलयन और दूसरा जो विलयन प्रयोग में लिया जाता है उसको नाम देते हैं न्यूनीकृत
या अपूर्ण पोषक विलयन। इन पोषक विलयन में संवर्धित होने वाले पादपों को भी हम इसी के अनुसार नाम देंगे। न्यूनीकृत पोषक विलयन में जो पादप ग्रो कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, उसको हम अपूर्ण पादप के नाम से जानते हैं। और पोषक विलयन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व तो उपस्थित है, उसमें ग्रो करने वाले पादप को कंप्लीट प्लांट के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोपोनिक्स प्रोसेस कैसे की जाएगी? तो इसमें हम एक गमला लेते हैं, पात्र लेंगे, जिसमें एक पादप को इस प्रकार से रखा जाए कि जड़ें इसके गमले के अंदर हो और प्रोतंत्र ऊपर की ओर स्थित हो। इसमें यानी इसकी जड़ों को पोषक विलयन में डुबो के रखते हैं। किसमें रखेंगे? पोषक विलयन में। ये पोषक विलयन कौन सा होगा? जिसमें सभी पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित होता है। सामान्यतः हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत जो पोषक विलयन प्रयुक्त किया जाता है वो सॉक्स के द्वारा, नॉप द्वारा, हॉगलैंड के द्वारा दिया गया पोषक विलयन रखते हैं। ये इन तीनों वैज्ञानिकों के द्वारा एक नपातुला विलयन बनाया गया, जिसके अंतर्गत सभी आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित है। तो इनकी प्रोटोकॉल के अनुसार जो विलयन होता है, उस विलयन को हम इस गमले में डालते हैं। गमले के स्थान पर पात्र ले सकते हैं, बीकर ले सकते हैं, पोषक विलयन डाल दिया जाता है। इसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, जिससे जड़ों को लगातार ऑक्सीजन मिलती रहेगी, जड़ निरंतर श्वसन क्रिया करेंगे या सक्रिय रहेंगे, ताकि अवशोषण की क्रिया फास्ट बनी रहे, निरंतर बनी रहे। इसके लिए क्या प्रोवाइड करना पड़ेगी? ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की। तो एक नली के द्वारा हम एक यहाँ से ऑक्सीजन युक्त वायु प्रोवाइड करते हैं। ऐसे के ऐसे हम बहुत सारे गमले तैयार करते हैं। बहुत सारा का मतलब क्या हुआ कि एक गमला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, बहुत सारे गमले तैयार किए। इन गमलों में क्या करेंगे कि प्रत्येक के अंतर्गत एक एक पादप रखेंगे, लेकिन एक गमला ऐसा होगा जिसमें संपूर्ण पोषक विलयन डालेंगे हम, जबकि दूसरे गमलों में एक एक पोषक तत्वों की कमी युक्त पोषक विलयन, जिसको क्या नाम देंगे? न्यूनीकृत। जैसे फॉर एग्जांपल ये सल्फर न्यूनीकृत है, ये मैग्नीशियम न्यूनीकृत है, मैग्नीज न्यूनीकृत है, क्लोराइड न्यूनीकृत है, ये पोटेशियम न्यूनीकृत है, नाइट्रोजन न्यूनीकृत है। तो इस प्रकार के न्यूनीकृत पोषक विलयन इन गमलों में डाला जाता है। सभी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए नलियाँ लगाई दी जाती है और इसमें लगातार ऑक्सीजन बुलबुलों के रूप में हम प्रोवाइड करते रहते हैं। एक संवर्धन ऐसा होगा जिसमें हम संपूर्ण पोषक विलयन डालेंगे। जिसमें संपूर्ण पोषक विलयन डाला हुआ है उसको हम नियंत्रित या कंट्रोल प्लांट के नाम से मानते हैं। और शेष जिसमें न्यूनीकृत पोषक विलयन डाला गया है उसको हम एक्सपेरिमेंट प्लांट के रूप में मानते हैं। तो ये हुआ कंट्रोल, ये हुआ प्रायोगिक। अब मान लेते हैं हम इस गमले की बात करते हैं जिसमें क्या है? क्लोराइड न्यून पोषक विलयन डाला था। ऐसा पोषक विलयन जिसमें क्लोरीन या क्लोराइड अनुपस्थित थे। इसके फलस्वरूप इन पादप में इस तत्व की कमी के कारण विशेष प्रकार के लक्षण उत्पन्न होंगे। हम इस पादप का कंपैरिजन करते हैं कंट्रोल प्लांट से, क्योंकि कंट्रोल प्लांट को हम पोषक विलयन दे रहे हैं, उसमें क्लोराइड उपस्थित है, इसलिए क्लोराइड का कार्य इसमें संपन्न होगा, वो लक्षण उत्पन्न नहीं होंगे। लेकिन इस पादप के अंतर्गत, इस क्लोराइड युक्त न्यून युक्त पादप के अंतर्गत कोई न कोई लक्षण उत्पन्न होगा। हम दोनों का कंपैरिजन करके कह सकते हैं कि पादपों में क्लोरीन की कमी के कारण इस प्रकार के प्रतिकूल लक्षण विकसित होते हैं। तो इस प्रकार से सभी तत्वों के लिए प्रोसेस हम कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन के द्वारा कौन कौन से प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं हम इसका अवलोकन करते रहते हैं। तो इस प्रकार से पादपों में कौन से पोषण तत्व पाए जाते हैं हम पादप पाश्म विश्लेषण के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं।
उन पोषक विलयन, उन पोषक तत्वों का क्या कार्य है, उनके द्वारा उनकी कमी से कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, ये हम बालू संवर्धन और जल संवर्धन प्रयोग के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पोषक तत्व हैं जिनके कार्य ज्ञात हुए, उन पोषक तत्वों को आवश्यकताओं के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस पृथ्वी पर कुल 105 प्रकार के तत्व ज्ञात हैं। वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 120 के आसपास है। तो कुल तत्व कितने हुए? 105 की बात करें। इसमें से 60 तत्व ऐसे हैं, कितने? 60 तत्व ऐसे हैं जो पोषक के रूप में या पोषक तत्वों के रूप में जाने जाते हैं। ये पादप की वृद्धि के लिए, जनन के लिए आवश्यक होते हैं। इन 60 में से जिनकी आवश्यकता ज़्यादा होती है उन्हें अनिवार्य तत्वों के नाम से जाना जाता है। कौन से तत्व? अनिवार्य, जो लगभग 17 है, और शेष जितने भी हैं वो पादप की वृद्धि के लिए उतने आवश्यक नहीं हैं जितने 17 तत्वों की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको अनावश्यक तत्व माना जाता है। अनावश्यक तत्व कई बार पादपों में संग्रहित हो जाने पर विषाक्त प्रभाव भी विकसित करते हैं। तो कुल 17 पोषक तत्वों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये पोषक तत्व पादपों के लिए क्यों आवश्यक है, इनका कार्य क्या, तो मुख्य रूप से हम कार्य देख लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत प्रत्येक एक तत्व के कार्य के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। समग्र रूप से यदि इन पोषक तत्वों का कार्य देखा जाए तो ये पादपों की वृद्धि के लिए और जनन के लिए आवश्यक होता है। इनके अभाव में न तो वृद्धि हो पाएगी, न जनन की प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी। दूसरा, ये ऐसे तत्व हैं जिसको अन्य तत्वों की सहायता से हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। जैसे मैग्नीशियम की कमी हो रही है तो हम दूसरा तत्व देकर के मैग्नीशियम की कमी को पूरा नहीं कर सकते। पर्टिकुलर एक तत्व की कमी से विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की कमी होगी, क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा। तो ये एक पर्टिकुलर, एक विशिष्ट लक्षण हुआ। और एक लक्षण, एक कार्य और होता है, ये उपापचय क्रियाओं से या क्रियाओं में सम्मिलित होते हैं। में सम्मिलित। तो कुल 4 कार्य ऐसे हैं जो पोषक तत्वों के अभाव में संपन्न नहीं होते हैं। आवश्यकता के आधार पर पोषक तत्वों को हम 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। कहाँ से प्राप्त हो रहा है और आवश्यकता के आधार पर। एक होते हैं अखनिज तत्व और दूसरे होता है खनिज पोषक तत्व, जो सामान्यतः वायुमंडल से प्राप्त हो रहे हैं। वायु से प्राप्त होता है वो अखनिज पोषक तत्व, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हालांकि हाइड्रोजन जल से प्राप्त होता है, तो जल किस रूप में? खनिज पोषक रूप में, लेकिन हम उसको किस रूप में मानते हैं? अखनिज पोषक तत्व के रूप में। दूसरे जो भी पोषक तत्व जमीन से प्राप्त हो रहे हैं उनको हम खनिज पोषक तत्वों के नाम से जानते हैं। खनिज पोषक तत्व यानी क्योंकि कुल पोषक तत्व हैं वो 17 है, तो 3 तो हो गया खनिज, शेष 14 पोषक तत्व हैं वो किस रूप में कहलाते हैं? खनिज पोषक तत्वों के रूप में माना जाता है। इन खनिज पोषक तत्वों को आवश्यकता के आधार पर हम 2 भागों में विभक्त करते हैं, वृहत पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहत पोषक तत्व या मैक्रो एलिमेंट या गुरुमात्रिक तत्व, और दूसरे होते हैं सूक्ष्म मात्रक तत्व अथवा माइक्रो एलिमेंट या सूक्ष्म पोषक तत्व। किसको सूक्ष्म माना जाता है? ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता 1 से लगा करके 10 मिलीग्राम पादप के शुष्क भार के अनुपात में प्राप्त होती हो। किसके? शुष्क भार में कितनी होनी चाहिए? 1 से लेकर 10 मिलीग्राम तक मात्रा मिलती है, तो उसको नाम हम उन पोषक तत्वों को हम वृहत पोषक तत्व अथवा गुरुमात्रिक पोषक तत्वों के नाम से जानते हैं। और जिनकी आवश्यकता 1 मिलीग्राम से भी कम की होती है या 1 मिलीग्राम से भी कम
मात्रा शुष्क भार में उपस्थित होती है उसको नाम देते हैं हम सूक्ष्म मात्रिक तत्व। गुरुमात्रिक तत्वों को भी हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, प्राथमिक गुरुमात्रिक या प्राथमिक व्रत पोषक तत्व और द्वितीयक व्रत पोषक तत्व। है क्या ये? जिनकी आवश्यकता, वे व्रत पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पादप की वृद्धि के लिए बहुत ही अधिक हो, इनके अभाव में पादप की वृद्धि संभव ही नहीं होती, उसको हम नाम देते हैं प्राथमिक प्रकार के, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। क्या कहलाएंगे? प्राथमिक व्रत पोषक तत्व। कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम ये कहलाते हैं द्वितीयक व्रत पोषक तत्व। कई बार कई पुस्तकों में व्रत पोषक तत्व ही लिखा जाता है, अखनिज पोषक तत्व या प्राथमिक द्वितीयक नहीं लिखा जाता है। उस स्थिति में कुल कितने तत्व होंगे जो व्रत पोषक तत्व के रूप में माने जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल 9 तत्व ऐसे होते हैं जो व्रत पोषक तत्व के रूप में काम आते हैं। अब 17 तत्व की बात की थी कि अनिवार्य तत्व कितने? 17। तो शेष 8 तत्व हैं वो किस रूप में माने जाते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में है। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? उसमें से आयरन, बोरॉन, मोलिब्डेनम, निकिल, जिंक, कॉपर, क्लोराइड। तो कुल कितने हो गए? कुल 7 तत्व ऐसे हैं जो कि मूल रूप से सूक्ष्म मात्रिक है, और उन 7 के साथ में मैग्नीज और आएगा। तो कुल कितने हो गए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तत्व जिनकी आवश्यकता 1 मिलीग्राम से कम होती है सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। इसके अलावा यदि हम पोषक तत्वों का वर्गीकरण करना प्रारंभ करें तो कार्य के आधार पर भी कर सकते हैं। नंबर 1 संरचनात्मक तत्व जो कि पादप की संरचना का निर्माण करता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड का निर्माण करता है, तो वो कहलाता है संरचनात्मक। कुछ पोषक तत्व ऐसे भी होते हैं जो एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाते हैं, वो एंजाइम एक्टिवेटर कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल Fe है, मोलिब्डेनम है, जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर है। कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो मूल रूप से ऊर्जा से संबंधित होता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के संबंधित में काम आता है, जैसे एटीपी के रूप में काम आता है। तो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त आता है, तो उनको हम ऊर्जा से संबंधित तत्व मानते हैं। आवश्यकता के आधार पर वर्गीकरण इस प्रकार का होता है, और कार्य के आधार पर यदि देखा जाए तो कौन कौन से हुए? संरचनात्मक तत्व, एंजाइम एक्टिवेटर तत्व और ऊर्जा से संबंधित तत्व। आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। हमने पादपों में खनिज पोषण के सेकंड भाग में क्या क्या पढ़ा हुआ है? तत्वों का वर्गीकरण और संवर्धन की एक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्लास से हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन का सोर्स क्या है और उसका कार्य क्या है, कार्बन की कमी के कारण पादप की कौन सी क्रिया प्रभावित होती है, क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो जितने 17 तत्व हैं, इन सभी 17 तत्वों की अवशोषण किस प्रकार से होता है, इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, पादपों में कौन से लक्षण उत्पन्न करते हैं और उसकी कमी के लक्षण उत्पन्न क्या है, क्या कार्य करते हैं, और इसकी कमी को हम कैसे दूर किया जा सकता है। इससे संबंधित विभिन्न टॉपिक्स, सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।